Hello, Wes. So the Hello, last sir. question was which version of NVivo is best? Particularly यहाँ मैं ये ऐड करना चाहूँगा Wes. फाइनेंस के लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर है eViews. eViews सॉफ्टवेयर क्या Yes. करता है कि उसका भी शायद 9 या 10 वर्जन अवेलेबल है, पर अगर आप 7 खरीदते हो उसके रेट 1/3 या 1/4 है उस वर्जन के, और उसमें आप काफी सारा काम कर सकते हैं. तो ये कहते हैं अगर आपको बहुत एडवांस फीचर्स पे आना है तो आप इस पे आ जाइए लेटेस्ट पे, वरना 7 ले लीजिए, वो बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल है. क्या NVivo में भी ऐसा है? क्या हम आज प्रीवियस वर्जन परचेज कर सकते हैं या वो अब अवेलेबल ही नहीं है? नहीं, परचेज कर सकते हैं सर, परचेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग. लेकिन वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्क इतना ज्यादा नहीं होगा, आप लेटेस्ट वर्जन पे जाएं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कोडिंग में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं. थोड़ा सा इसका जो वो अब क्या कहते हैं वो वर्जन जो है वो जरा स्टेबल है. उसमें थोड़े से अब बग्स ज्यादा आना शुरू हो गए थे. कहीं पे एक दो दफा मैंने यूज किया तो वो हैंग हो जाता था, और फिर क्लोज करने के बाद आपका सारा डाटा जो है वो यू लॉस्ट योर डाटा. तो वो अगर आपने उससे बचना है तो फिर लेटेस्ट वर्जन पे जाएं. लेकिन पुराने पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें सर जब आप नए पे जाएंगे ना तो इसमें थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी ज्यादा है, इसमें थोड़ा सा कलरफुल ज्यादा है, इसमें इंटरफेस थोड़ा सा बेहतर है उससे. तो उसमें थोड़ा सा बोरिंग है, लग रहा है कि आप विंडोज 98 में काम कर रहे हैं. और विस्टा आ गई थी, फिर उसके बाद 10 आ गई है, अब 11 आ गई है, तो 11 में जाना चाहिए. लेकिन हाँ यस, यहाँ पे ये मैं चीज बता दूं कि NVivo ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये विंडोज 7 से अर्लियर, विंडोज 7 या अर्लियर वर्जन पे नहीं चलेगा. अगर आपके पास किसी वजह से विंडोज 7 है या उससे अर्लियर वर्जन है तो फिर आपकी मजबूरी है, आपकी चॉइस नहीं है कि आप पिछले किसी वर्जन पे जाएंगे मार्च 2020 से पिछले किसी वर्जन पे. लेकिन अगर आपके पास सिस्टम बेहतर है, लाइक आपके पास SSD लगी है, आपके पास रैम 4 GB से ज्यादा है, और आपके पास प्रोसेसर बेहतर है, तो फिर आई मस्ट से आई रिकमेंड यू टू गो विद द लेटेस्ट वर्जन. यस सर. ओके, यहाँ पे क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, एक चीज मैं शेयर कर दूं अवेश, कि जो एटलस TI सॉफ्टवेयर है उसमें ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है. और एक्चुअली ट्रायल वर्जन नहीं बोलते, वो बोलते हैं आप इसमें बहुत लंबा काम कर सकते हैं, शायद लाइफ टाइम, फॉर ए लिमिटेड सैंपल. लार्ज सैंपल पे आपको परचेज हाँ करना है, लिमिटेड सैंपल के लिए आप कितना भी काम कर सकते हैं. उसमें वो 14 डे वाला रेस्ट्रिक्शन नहीं है एटलस TI पे शायद. तो हम कोशिश राइट. करेंगे कोई एटलस TI के एक्सपर्ट से भी टाइम लेके वो भी एक बार सीखें हम, तभी हमें कंपैरिजन का ज्यादा अच्छा पता लगेगा. और साइटावी का अगर आप देखें तो उसमें भी आप 100 या उससे कम किसी उस जो है ना क्वांटिटी पे के डाटा पे काम कर सकते हैं. तो इस तरह से कुछ सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन NVivo के अंदर जो ऑप्शंस आपको ट्रायल वर्जन में अवेलेबल हैं वही वर्जन आपको परचेज्ड वर्जन में अवेलेबल होंगे. सिर्फ फर्क ये होगा कि वो 14 डेज के लिए होगा, और ये परचेज्ड वर्जन आप जितनी देर के लिए वो परचेज करेंगे उतनी देर के लिए होगा. राइट. लेकिन जो स्टूडेंट वर्जन है, PhD स्टूडेंट वाला, वो 1 साल के लिए होता है. राइट. और उसमें अगर आप दूसरे मतलब वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड लाइसेंस के साथ भी जाएं तो उसमें भी होता है कि आप 6 महीने, 1 साल या 2 साल या 3 साल, इस तरीके से वो कस्टमाइजेशन है उसमें भी मेरा ख्याल है. राइट. और अगर नहीं भी है तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उनके आप जो फियोना है या कोई और दूसरी जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप वेबसाइट पे जाएं तो वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं. आप कहें कि मैंने यूनिवर्सिटी के लिए खरीदना है या मैंने ऐसा से खरीदना है, तो वो बड़े ही कोऑपरेटिव हैं. उनका भी, उन्होंने भी सॉफ्टवेयर बेचना है तो उनके साथ भी कांटेक्ट किया जा सकता है उनकी ईमेल पे. अगर नहीं अवेलेबल होगा तो हम आपसे शेयर कर देंगे सर. उनका वो जो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, मेरी जो भी क्वेरी होती थी वो फौरन मतलब एट देयर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, वो बीच में उनको उनके मतलब जिनसे हम बात कर रहे थे उनको कोविड हो गया तो फिर थोड़ा सा 1-2 हफ्ता वो थोड़ा सा गायब रहेंगे, लेकिन अदरवाइज एवरी अदर डे वो हमें रिप्लाई आ जाता था. तो ये भी हो सकता है कि अगर आपको नहीं समझ आई तो उनसे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लें. वंडरफुल. Yes. ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल अरोड़ा का. She says, I am particularly interested in the sentiment analysis and the best usage of NVivo. सेंटिमेंट एनालिसिस के बारे में जिस तरह से हमने उन वीडियोस में बात किया सर कि सेकंड ऑप्शन है ऑटो कोडिंग का सेंटिमेंट एनालिसिस में. उसके पीछे फिलॉसफी के बारे में हमने डिटेल से देखी है कि वो सेंटिमेंट बेयरिंग फ्रेज आइडेंटिफाई करेगा आपके डाटा में से, और फिर उस सेंटिमेंट बेयरिंग फ्रेज को +1 और -1 के दरमियान रेट करेगा कि वो नेगेटिवली जा रहा है कि पॉजिटिवली जा रहा है. हमने एग्जांपल दी थी डिफीट की और क्रंचिंग डिफीट की. डिफीट होगा तो वो नेगेटिव जाएगा, क्रंचिंग डिफीट होगा तो वो स्ट्रांगली नेगेटिव की तरफ जाएगा. इसके बारे में
इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, तो मैंने आपसे एक पेपर भी शेयर किया था शायद आपने, और वो वीडियो के साथ भी शेयर किया हुआ है, ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, तो वो पढ़ा जा सकता है। एक तो ये है कि आप ये इसको ऑटोमेटिकली आप सेंटिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लें, उसमें न्यूट्रल नहीं होगा, उसमें मिक्स्ड नहीं होगा, ये उसका डिसएडवांटेज है। तो उसका बेहतरीन तरीका फिर मैनुअल कोडिंग आ जाता है कि आप उसकी एक हेडिंग बनाएं, सेंटिमेंट एनालिसिस भी करें, ऑटोमेटिक कोडिंग, मैनुअल बनाएं कोडिंग, और फिर उसमें आप पॉपुलेट करते जाएं डाटा उसके मुताबिक, नेचर के मुताबिक। अच्छा, फिर आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि वो उसमें आप फिर कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आपने ऑटो कोडिंग जो किया और मैनुअल किया, तो आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो सकती है। सर इसमें ना हम कहीं, आई एम सॉरी, ये मैं इससे थोड़ा सा हट के जा रहा हूँ, ये वेरिफिकेशन, ये जो रिलायबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने एक दफा ना एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें बड़ा एक अच्छा एक वो था कि लाइक मैंने जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किया ना, तो मैंने अपने टीचर के पास, अपने सुपरवाइजर के पास लेके लॉन्ग टाइम अगो, तो उसने कहा कि आपने इसकी जो रिलायबिलिटी कैसे चेक की है। मैंने कहा जिस तरह से इसकी तो क्वालिटेटिव डाटा, इसकी रिलायबिलिटी कैसे चेक करनी है, लाइक इसमें क्रॉनबैक अल्फा तो होता नहीं है। कहते नहीं, इसकी भी होती है। वो कैसे कि जब आपने इंटरव्यू किया है ना, तो वो जो उसमें आप जब आपका जो इंटरव्यू भी है वो पॉज भी लेता है, तो उसका भी कोई मीनिंग होता है, तो आपने उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, वो सारा स्क्रिप्ट आप वापस उस इंटरव्यू को भेजते हैं कि मैंने आपको इस तरीके से डिकोड किया, तो क्या मैंने सही किया है। जब तक वो सही ना कहे कि नहीं यहाँ पे ये जो पॉज लिया इसने आपने मतलब इसका डिफरेंट लिया, मेरा मतलब कुछ और था, तो वो जब रिफाइन करके भेजे तो फिर उसको एनालिसिस में यूज किया जाए। तो वापस आते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस पे कि वो आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, और फिर मैनुअली आप कोडिंग में जाके कोई आप एक कोड बना दें उसका, और उसमें फिर आप पॉपुलेट करते जाएं अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट्स दैट यू हैव इन योर डाटा। ओके, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बड़े रिलेटेड हैं। डॉक्टर प्रतिभा पूछती हैं, हाउ टू राइट गुड क्वालिटी qualitative analysis, might be paper she want to say. How to write good qualitative analysis. The next question is Dr. Sonika, how to collect and analyze qualitative data for research paper. और नीतू चौधरी पूछती हैं, टेक्निक्स टू कलेक्ट द क्वालिटेटिव डाटा। तो बेसिकली कलेक्टिंग कैसे करना है और लिखना कैसे है, इसके बारे में क्वेश्चन है। अब अगेन मैं वही बात करूंगा सर कि जो हमने एनवीओ के वर्कशॉप से पहले बात की थी। अगर हम इस पे बात करना शुरू कर देते ना कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना है, और जो सर हम पहले बात कर रहे थे वीडियो की, तो शायद हम एनवीओ पे कुछ का, तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है was beyond the scope of these webinars और वर्कशॉप, आप इनको जिसका भी नाम दे दें। उसके लिए वर्कशॉप्स होती हैं सर आपके चैनल पे भी। वो जो हमारे मुझे याद है कि वेरी फर्स्ट जो हमारी वर्कशॉप थी उसमें एक सर आए हुए थे, सुनील बुद्धिराजा, उनको हम एंगेज कर सकते हैं कि अब एनीवे वो हम सब ने सीख लिया है, जो इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने वो वीडियोस देखी हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो आई मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दैट मच सर, वो जो आप कंपिटेंसी मेरी इतनी नहीं ना हो कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च आपको समझा सकेंगे क्या हो सकती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। बाकी मुझसे बुलवाना चाहें तो मैं सुबह तक, यहाँ पे 11:15 हुए, मैं सुबह तक बोल सकता हूँ, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इस पे हमें जो डॉक्टर जिनका बड़ा सिग्निफिकेंट काम हो वो अगर करे ना, तो जैसा से हम कहते हैं सर के जो आपसे तो झूठ बोल सकते हैं, भगवान से तो झूठ, अल्लाह से झूठ तो नहीं बोल सकते, तो वो हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं अगेन। और मैं ये रिकमेंड करूंगा, वैसे अगेन जो हम गलती हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान में करते हैं और शायद इंडिया में भी करते हो, कि जब भी कोई वर्कशॉप लेने जाएं एनवीओ की, मैक्स की, यूडीए की या किसी की भी, तो कोशिश करें कि उसका जो कंसंट्रेशन है ना, वो आप उसको डाइवर्ट ना करें कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। आप सॉफ्टवेयर सीखें, और दूसरी चीजें आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये सॉफ्टवेयर और इस तरह से चीजें, ये आप सीखें उनसे, और फिर बाकी आप उसको एक्सप्लोर करें बाकी उसमें। तो जहां तक वो एनालिसिस की बात है, वो थोड़ा सा रेलिवेंट क्वेश्चन है, वो रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो सर इफ यू अलाउ मी, तो मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, तो उसमें हम थोड़ा सा सर 2-3 मिनट में, जी 2-3 मिनट इसको वो देख सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन पे काम करना शुरू किया है। तो हमने डिटेक्टिव अप्रोच के साथ, हमारे सामने कुछ आए थे, कुछ थीम्स, उसमें थी एक नेगेटिव थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन, राइट। तो
अब हम आपने इंटरव्यूज किए, उसका आपने डाटा ले लिया, तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिप्रेशन का हेडिंग दे सकते हैं। उसमें फर्स्ट आपकी आ जाएगी नेगेटिव थिंकिंग, और स्टार्ट अप कर सकते हैं कि किस तरीके से लिटरेचर ने आपको हिंट दिया, लिटरेचर ने आपको लीड किया कि ये वाली हो सकती है। तो आपने पहले लिटरेचर का हवाला दिया कि इस उसने ये बेसिकली मैंने कहीं से जब एक वर्कशॉप ली थी काफी टाइम पहले, तो उधर ये डिस्कशन की, तो मैं वहां से ही लेके आया हूँ। और ये एक बेंचमार्क नहीं होना चाहिए, इससे काफी बेहतर एग्जांपल्स भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन जस्ट टू ब्रेक द आइस, तो आप इस तरीके से इसको वो लेके चल सकते हैं। तो उन्होंने किया, अमेरिका में उन्होंने डिस्कवर किया है कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग है माइट बी वन ऑफ द रीजन ऑफ जो वन ऑफ द रीजंस ऑफ डिप्रेशन। तो करंट स्टडी ने भी वो इसको इंडोर्स किया है। फिर करंट स्टडी का आप ये पार्टिसिपेंट सेट, वो जो उसने कहा था, वो जो कोड था, उसको डबल क्लिक करें और उसमें देखें, और जो जो उसको आपको सामने आते हैं वो एज इट इज यहाँ पे आप वो एक्सेप्ट्स जो हैं वो आप इसमें पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपका अगर सुपरवाइजर कहे कि आपने लिटरेचर को कह दिया और साथ में आपने डाटा को इंडोर्स कर दिया, तो आपकी इनपुट कहाँ है? तो आप इसको कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल फैक्ट्स की बेस पे इट इज ऑब्वियस कि पाकिस्तानी पीपल जो हैं वो नेगेटिव थिंकिंग से डिप्रेशन पे वो कर सकते हैं। तो अगेन ये, और जिस तरीके से अभी सर डॉक्टर नीरज सर जो अभी वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाने जा रहे हैं कि अगर आपके पास एक पेपर है आपका जो रेलिवेंट, तो उससे कनेक्टेड बाकी रेलिवेंट जो पेपर्स आपने कैसे ढूंढने हैं और किस तरीके से कर, गूगल का सर्च इंजन हमारे पास है, यूट्यूब है, और पता नहीं जर्नल्स इतने ऑनलाइन आ चुके हैं। आप जरा सा बुलियन कनेक्टर्स, सर वो उस पे आप किसी ने आप कहते हैं कि एंड और नॉट का किस तरीके से आपने यूज करना है। आप मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं भी उसका एक ना उसकी प्रैक्टिकल जो एक साइड में आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरीके से, जो मैं यूज करता हूँ कि मैं किस तरीके से उसको ढूंढता हूँ, वो हम इसमें शेयर कर सकते हैं। सिर्फ एक सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सर। ये ये मैं आई एम सॉरी, मैं एक सॉन्ग सुन रहा था। तो ये देखें, अब मैंने कहा कि एन वीवो, अब मैंने बोलियन कनेक्टर्स एंड यूज किया, और साथ में मैंने यूज किया लेट्स से ऑनलाइन हेट, मेरा ऑनलाइन हेट पे फर्ज कर लें काम है, और मैंने फाइल टाइप का वो लगा दिया फिल्टर, और साथ में पीपीटी यूज कर दी। इसका नहीं है वेब एंड सोशल मीडिया इंस्टीट्यूट इस तरीके से, या आप अगर आप कह लें कि कोई सा भी कहते हैं आप इकोनॉमी, एनवीवो एंड इकोनॉमी, सॉरी पीपीटी मैंने यूज कर दिया, मैंने पीडीएफ यूज करना था। अब देखिए एनवीवो कॉन्फ्रेंस सब्जेक्ट्स कंटेंट एनालिसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज, हाउस होल्ड इम्पैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपके पास बेशुमार आपका कंटेंट है, आप बुलियन कनेक्टर्स यूज करें यहाँ पे आप। अच्छा, इसमें अगर आपने अगर वीडियो में देखा हो लेट्स से वर्ड क्वेरी, तो आपको लगेगा कि मैंने वर्ड क्वेरी को किस तरीके से एक्सप्लोर करना है, तो एनवीवो लिखें एंड वर्ड क्वेरी लिख दें। फाइल टाइप एनवीवो, तो देखें गेटिंग स्टार्टेड डिजिटल ट्रेसिंग, इसके अंदर लाजमी ये वर्ड फ्रीक्वेंसी क्वेरी यूज हुई होगी, right? Models, queries, and visualization in NVivo. How to bring your research together with queries in NVivo. तो लिटरेचर आपके पास टाइम कम हो जाएगा, लेकिन लिटरेचर आपसे जो है ना संभाला नहीं जाएगा। सिर्फ मैं ये हमेशा कहा करता हूँ कि स्मार्ट वर्क थोड़ा सा करें, और ये अगर आपको ये बुलियन कनेक्टर्स नहीं भी मालूम, तो आप टूल्स में जाएं, और जो यहाँ पे कोई एडवांस का होता है कि ऑल रिजल्ट्स की बजाय आप वर्बटिज्म या एनी टाइम की बजाय अगर आप इस तरीके से आप इसको कस्टम रेंज और गूगल को थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर लें, तो आई डोंट नो यहाँ पे होगा, यस यहाँ पे आप इसको उसको मजीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि आपने, अच्छा फिर आपने सिर्फ सेज के किसी जर्नल से निकालना है, तो वो आप यहाँ पे साइट का कुछ दे दें, साइट sage.com, तो जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो सिर्फ सेज की वेबसाइट से आएंगे। तो इतना ज्यादा कंप्रिहेंसिव हमारे पास वो होगा। मैं दो चीज यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, so let me share my screen. फर्स्ट, सुनील बुद्धिराजा की आपने बात की, तो सुनील बुद्धिराजा का चैनल है सुनील बुद्धिराजा, और इसके ऊपर एक वीडियो इन्होंने वर्कशॉप ली थी, वर्कशॉप ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च, 3 घंटे की वर्कशॉप है, और इसके अंदर वो सारी टेक्निक्स डिटेल के अंदर बताई गई हैं, जो 5 या 6 टेक्निक होती हैं, बहुत डिटेल में सारी बताई गई है। तो उसमें एनवीवो आपको अपने आप समझ आएगा कि कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, डाटा कैसे कलेक्ट करना है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप ली है सुनील ने, तो ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। 3 घंटे में है, तो आप अपने
फुर्सत से देख सकते हैं इसको। सेकंड, डॉक्टर राजा शंकरन। राजा शंकरन मेंडले के सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, तो मेंडले पे बहुत सारी वर्कशॉप्स लेते हैं, और इन्होंने जो बिल्कुल शुरू की वर्कशॉप्स हैं वो हैं इनकी व्हाट दे डोंट टीच यू इन पीएचडी, ये बहुत अच्छा है। मेंडले फॉर साइटिंग हिंदी बुक्स एक्सेट्रा। यहाँ पर एक है रिगर इन एसएलआर, डे 3 ऑफ द वर्कशॉप। ये रिगर इन एसएलआर के अंदर इन्होंने वो सारे बुलियन ऑपरेटर्स बताए हैं कि स्कोपस पे सर्च कैसे करना है, गूगल पे कैसे सर्च करना है, बहुत डिटेल। ये भी 1.5 आवर का है, जो कि बहुत डिटेल में डॉक्टर राजा शंकरन ने समझाया है कि आप कैसे, जो आप बता रहे हैं बेसिक चीजें, कैसे उनको कर सकते हैं। सो दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर द स्कॉलर्स जब वो इसके ऊपर काम करते हैं। ओके, सो जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर मुझे नहीं पता ना, तो मुझे बजाय इसके कि एक तो सर 2 अप्रोचेस हो सकते हैं कि आप लिखना स्टार्ट कर दें, उससे आपकी बेहतरी आ जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि नहीं, पहले आप थोड़ा सा क्लियर हो कि आपने बेसिकली करना क्या है, आप थोड़ा सा अपने आप को एफिशिएंट इतना बनाएं कि आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी ऐसा करके आपको। मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई थी मेरे टीचर ने कि उन्होंने एमफिल जब हम कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम रिसर्च पेपर लिखते हैं। उसने कहा कि जो रिसर्च पेपर होता है वो एक पीएचडी जो कर चुका होता है वो भी बिगिनर लेवल का होता है, राइट। तो अभी आप वो जो है ना वो आइडियलिस्टिक ना हो, लेकिन होना चाहिए, लेकिन अभी आप सीखें। तो अभी मैं भी लर्निंग स्टेज पे हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, और मुझे भी हर रोज हर दिन सर की चैनल से बड़ी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो इसी तरीके से कोशिश करें, लिखें भी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होकर सीखना ही शुरू कर दें, कुछ प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन भी हो उसकी। सो इंशाल्लाह थिंग्स विल बी बेटर। राइट, यस सर, वेरी ट्रू। ओके, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वेता का है, कैन वी मेक अ कंबाइंड चार्ट ऑफ पब्लिकेशन एंड ईयर्स एंड साइटेशंस इन एनवीओ? एक्सीलेंट क्वेश्चन सर। उनकी ना अगर आप वेबसाइट पे जाए ना, तो उन्होंने बकायदा ये वेबिनार्स प्लान किए हुए हैं। मेरा ख्याल है हर महीने 1-2 वेबिनार्स वो जरूर करवाते हैं कि उनकी क्या डेवलपमेंट रही है पूरे महीने की। तो उससे वो हो सकता है। कल हम जो वर्कशॉप ले रहे थे उन्होंने एक चार्ट हमने दिया था, तो वो अगर मिल जाता हमें तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो आप इस वीडियो के साथ आप अटैच कर दें, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो शायद इसमें तो नहीं कि पब्लिकेशन बताई जाए, लेकिन ये है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और किसकी कौन सी स्ट्रेंथ नहीं है किस सॉफ्टवेयर की। तो उसमें कुछ इस तरीके से इस तरह का डाटा भी हमें मिल सकता है। तो ये इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, एक तो एनवीवो की वेबसाइट पे एनवीवो अकेडमी में जाएं और उनके वेबिनार्स वगैरह रेगुलरली आप अटेंड करें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है एनवीवो सॉफ्टवेयर के जरिए। और मुझे याद है कि मेरे पास एक लिंक होगा कि जिसमें उन्होंने बताया था कि अब तक कितनी रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं, और लेकिन उसमें वो पब्लिश, जाहिर बात है सर, थाउजेंड्स में हैं वो, तो वो सारों की डिटेल तो नहीं उन्होंने इस तरह से पब्लिक की हुई, लेकिन वो थोड़ा सा एक ना डाटा आपको स्टैटिस्टिक्स में बता सकते हैं कि वो कितना ये यूज हो चुका है ये सॉफ्टवेयर। अगेन जितना बाकी उन्होंने किया है, हमें तो मोटिवेशन के लिए ठीक है कि हम वो उससे मोटिवेशन ले लें, लेकिन हम अगेन जो सर हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ये बेसिकली आपके रिसर्च क्वेश्चंस ड्राइव करेंगे आपको कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। तो अगर आपने मैक्सक्यूडियो यूज करना है तो लाजमी बात है एनवीओ भी लग जाएगा। अब बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर मैंने टॉपिक सोच लिया, मैं टॉपिक भी नहीं सोचा होता अभी। सर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अपने थीसिस में लगाना एनवीओ ही है। क्या है कि ये कोई ऊपर से न्योता आया है या ऊपर से कोई हुक्म आया है, या कि आपने ये ना किया तो आपकी बख्शिश नहीं होनी, आई डोंट नो। तो हमारा जो एंड गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो कुछ सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करें लिटरेचर में, बजाय इसके कि आपने वो जो एनवीओ पे किया है या किस पे किया है। तो कमिंग टू द पॉइंट, आई एम सॉरी, आज थोड़े से पता नहीं सर किसी और ही मूड में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको काफी दिनों के बाद देखा है, 2-3 हफ्तों के बाद देखा है। वी अंडरस्टैंड। अवैस आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है बच्चे भी ठीक हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एनवीओ पे बहुत वर्कशॉप हो रही है इंडिया में, अभी रफली क्वार्टरली हो रही है, हर 2 हफ्ते में एक वर्कशॉप हो रही है और बच्चे सीख भी रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने सीख लिया, सॉफ्टवेयर अरेंज कर लिया, परचेज कर लिया 1 साल के लिए, तो अब प्रॉब्लम ये है कि शुरू कैसे करें, कहाँ से थीम कैसे आए। जो मैक्सिमम क्वेश्चन लोगों के हैं वो इसी बारे में है कि सोचे कैसे, पेपर कैसे लिखें, और पेपर मिलते भी काफी कम हैं। आई होप अगेन कमिंग बैक, फराहत शायद बताएंगे हमें कि अगर एक पेपर हो वो एनफ है, और पेपर कहाँ से मिलेंगे हमें उससे रिलेटेड। तो आपने जो कहा वो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि आप पहले पढ़ लीजिए, पहले एक बार माइंड मेकअप कर लीजिए
और व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, आपने काम क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर को उतनी इंपॉर्टेंस ना दीजिए, सॉफ्टवेयर बाद में आएगा, पहले आपका आएगा आपने करना क्या है, नीड क्या है, उसकी नीड फॉर द स्टडी, गैप्स कहाँ आइडेंटिफाई करने हैं, वो चीज कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है सॉफ्टवेयर से। इसमें सर मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। मेरे एक टीचर की मुझे बात याद है कि डॉक्टर नासिर साहब थे, वो मैक्स स्कॉलरशिप पे चाइना जापान से पीएचडी करके आए थे पाकिस्तान में। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की जो मेरे बड़े दिल को लगी। उससे पहले मैं थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दूं कि सर मैंने आज तक, या फराहत साहब ने जो मेरे पीएचडी के स्टूडेंट भी हैं, जो आपने बताया कि फ्रेंड अभी वो करवा रहे हैं वर्कशॉप, तो हमने जो भी आज तक टॉपिक सोचा है ना सर, हो ही नहीं सकता कि दुनिया में कहीं उस पर काम ना हुआ। ये मेरी और उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और वैसे भी क्वांटिटेटिव स्टडी में तो आपके पास सर मार्जिन भी बहुत कम होता है क्रिएटिविटी का। अच्छा, हमारा क्या तरीका है, वो डॉक्टर नासिर साहब ने जो हमें सिखाया, उन्होंने कहा कि जब आपको ये पता है कि आपने जो सोचा है वो दुनिया में कहीं ना कहीं हो चुका है, लाइक उसके कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल एविडेंसेस हैं, तो आप लिखना शुरू करें। जो कहते हैं ना कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, उनको बंदा सजेस्ट करे कि आप लिखें, आपके जहन में जो है ना वो आप लिखें। अब आपने जो स्टोरी बनाई है ना, बना ली है, अब आप एक एक जो पैराग्राफ है या जो आपने उसमें जो स्टोरीज बनाई है उसके मुताबिक लिटरेचर ढूंढें और लिटरेचर के मुताबिक अपनी स्टोरी को बिल्ड करें। जो कहते हैं ना कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता, वो स्टार्टिंग पॉइंट इस तरीके से ले सकते हैं कि वो बस लिखें, और लिखने के बाद फिर आप लिटरेचर एक्सप्लोर करें कि अच्छा मेरा ये मेरा थॉट बन रहा है, और आप लिटरेचर की मदद से उस थॉट को आप जरा उसके ना टेलर मेड कर दें अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। एब्सोल्युटली। तो ये बिगिनर्स के लिए कुछ अगर यूजफुल हो तो शायद हो। बाकी अगेन सर वो जो रीडिंग है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो यूथ में ना वो थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम यहाँ पे। सर मैं आपको बताऊं यहाँ का एक्सपीरियंस, क्लास में मैंने कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं देखा, ये हार्वर्ड की क्लासेस में, जो कंप्यूटर के बगैर आता हो, जो नोटबुक के बगैर आता हो। और जो मैंने देखा ही नहीं है कि यहाँ पे जो ये जो सबवे ट्रेन्स वगैरह हैं, जो स्टूडेंट है स्पेशली, उनके हाथ में कोई बुक ना हो। तो अगेन तो रीडिंग वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और लिटरेचर आपके पास अवेलेबल है गूगल पे, गूगल सर्च के जरिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे, तो वो एक्सप्लोर करना हमारी डिस्कशन पे है कि हम करते हैं कि नहीं। एब्सोल्युटली, पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आई होप कि हमारे स्कॉलर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी करते रहेंगे, और जो भी उनकी क्वेरी है हम लेते रहेंगे उन्हें फ्यूचर में भी।